नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 46 में आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, चुनाव में लगातार तीसरी हार 2014, 2019 और 2024। इसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। कुछ कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्या कारण रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो मुख्य पार्टी है। 2005 से लेके 2014 का जो समय है, 10 साल का जो समय है, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और काफ़ी बार कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही है और 3 लगातार हार होना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होना हरियाणा विधानसभा में होना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या कारण रहे, जैसा कि लोग सोचते हैं, सोच रहे हैं, और पेपर ने तो यहाँ तक लिखा कि ये हुड्डा ने इसको सजाया, कांग्रेस ने इसको सजाया और मेडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले गई। इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। 2024 का जो चुनाव का जो माहौल बना, नो डाउट वो कांग्रेस के पक्ष में बना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कांग्रेस की तरफ से वोट डाल रहे थे, या उनके कार्यकर्ता हैं या उनके वोटर हैं, उनके चेहरे खिले हुए थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, उनके पक्ष के कैंडिडेट हैं, साथी हैं, उनके चेहरे थोड़े मुरझाए हुए थे। ये अधिकतर हरियाणा की आम बात थी, लेकिन अधिकतर आम बात कभी कभी गलत बात साबित होती है। रुझान भी पक्ष में रहे कांग्रेस के, नो डाउट, इस पर भी हमने चर्चा की, लेकिन रुझान कितने सफल रहे इस पे हमने चर्चा की और ये सब देश दुनिया ने देखा। तो कांग्रेस की हार के कारण, कुछ कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ इस तरह से हो सकते हैं। पहले तो ये है कि कांग्रेस का अत्यधिक जो आत्मविश्वास है उसमें होना। नो डाउट जब माहौल ऐसा हो तो आत्मविश्वास जगता ही है, लेकिन इतना आत्मविश्वास होना कि जीतने से पहले ही अपने आप को जीता हुआ मानना, ये बहुत बड़ी गलती की कांग्रेस ने। ये आत्मविश्वास लास्ट तक बनाए रखना बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। इसका दूसरा पहलू ये रहा कि जो संगठन है कांग्रेस का, हरियाणा में जो संगठन किसी भी पार्टी का चलता है वो नीचे से चलता है। विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बहुत सारी छोटी छोटी विंग होती हैं, उसको लेके चलता है। तो ये भी हमें समझना होगा कि संगठन सही से ना बनना भी कांग्रेस के लिए ये हानिकारक हुआ। जितना संगठन आप जानते हैं कांग्रेस में, उतना ही मैं जानता हूँ कितना वो संगठन काम कर रहा था, यानी कि किसको किसको क्या पद मिला हुआ था नीचे रूप से। ये हमें समझने की बात है।
तीसरा जो पहलू है वो जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उदय भान जी। जब उदय भान जी जब बने तो एक कॉमन पेपर में छपा कि हुड्डा के भान, यानी कि हुड्डा जी के उदय भान, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुना उदय भान जी को, जो होडल से जिन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे 19 में। अब की बार भी 24 में इलेक्शन लड़ा होडल से, लेकिन अब की बार भी वो दूसरे नंबर पर रहे कुछ वोटों के साथ। तो फ्रीडम जो रहनी चाहिए थी उदय भान जी को, वो नहीं मिल पाए। जैसे कि अशोक तंवर जी थे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी थे उस टाइम पे 19 से पहले, तो उनके साथ भी जो गुटबाजी हुई हुड्डा ग्रुप की, वो भी सब जानते हैं। तो उदय भान जी का स्वतंत्र रूप से काम ना करना भी मेरे ख्याल से ये लगता है कि ये हार का कारण हो सकता है। चौथा जो कारण है कि जो टिकटों का जो बंटवारा है वो समय पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि टिकटों का जो बंटवारा है वो समय पर नहीं हो पाया। लास्ट टाइम पे टिकटें लोगों को दी गई, और सबसे बड़ी अहम बात ये रही कि इस हवा में कि 2000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं आए। यानी कि कितने एप्लीकेशन चुनाव लड़ने वालों के एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को मिले, और इतने एप्लीकेशनों में किसी एक 90 सीटें देना भी बड़ी चुनौती होती है, नो डाउट। लेकिन समय पे टिकट देना भी एक बड़ी चुनौती रही उनके लिए, और वो चुनौती उनके हार का कारण बनी। इसके साथ जो हुड्डा ग्रुप है, बड़ा हैवी ग्रुप है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार रहे 10 साल रहे, उसमें ये रहा कि विपक्ष के भी जो लीडर रहे दो टर्म, 14 से 19 का जो टर्म रहा, विपक्ष के भी मुख्य लीडर हुड्डा जी रहे। जहाँ टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा हुड्डा ग्रुप ने, यानी कि 72 से ज़्यादा टिकटें हुड्डा ग्रुप की तरफ से बांटी गई। यानी कि उसमें उदय भान जी की भी नहीं चली, और उसमें जो शैलजा जो ग्रुप है उसकी भी नहीं चली। तो शैलजा ग्रुप कितना दमदार ग्रुप है, तो उसको भी नकारा गया। हर जगह अपना मैं कहूँगा कि मनमानी नहीं की जा सकती है एक बिरादरी की या मुख्यमंत्री की। तो वो जो मनमानी है वो भी सबसे बड़ा कारण बना, अपना मनमानी करना। और एक ये था कि इस कारण से जो उनके पास 30 सीटों पे एमएलए थे, तो कुछ सीटें उन पे भी वो हार गए। जैसे दो मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ। एक तो गोहाना की जो सीट है, और दूसरी जो आपकी सोनीपत सिटी की जो सीट है। दो मुख्य सीटें मैं बताना चाहता हूँ, और भी हो सकती हैं। तो ये सीटें वो मुख्य रूप से हार गए, जो कांग्रेस का गढ़ है और जाट समाज का गढ़ है। इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में जो शैलजा जो गुट है वैसे ही दरकिनार हुआ जिस तरह से 19 के इलेक्शन से पहले अशोक तंवर का जो गुट था वो दरकिनार हुआ। तो अशोक तंवर उस सर्कमस्टांसेस में मारपीट भी हुई, और उस मारपीट में आत्मसम्मान के लिए अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और इसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। ये भी एक बड़ा खामियाजा हुआ। तो 19 का भी ये रहा, और 24 का भी हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि शैलजा जो है उसका ग्रुप का नज़रअंदाज अंदाज करना भी बहुत बड़ी बात रही। उसके साथ 2014, 2019 और 2024 3 लगातार हार का जो जिम्मा है, तो उसका जो जिम्मा सबसे बड़ा जिम्मा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जाना चाहिए, मैं यहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि जो मुख्य जो लीडर हैं, विपक्ष के जो लीडर हैं वही हैं, और जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हाइड रूप से जो दावेदार कर रहे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे थे। तो इसमें जाट और नॉन जाट का जो सिलसिला चला समाज में, प्रदेश में, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। इसके साथ विज्ञापन भी खूब प्रचार भी खूब हुआ, नो डाउट। तो इसको हम एक मुद्दा नहीं मान सकते हैं हार का, लेकिन ये एक बड़ी पब्लिसिटी हुई, नो डाउट। हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष का जो भाषण है, जो स्पीच है,
उसमें उनको कितना समय दिया गया, ये भी हम एक कारण मान सकते हैं कि मुख्य रूप से इसके पीछे हुड्डा ग्रुप का ही रोल हो सकता है कि अध्यक्ष को नकारना और अपने आप को चलाना, ये हो सकता है कि उसमें और उसके साथ जो अहिरवाल जो बेल्ट है, अहिरवाल क्षेत्र की जो बेल्ट है, उसमें हुड्डा ही नहीं कांग्रेस का कितना प्रभाव उस पर रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टिकटें भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सीट में तब्दील हुई टिकटों की, वो अहिरवाल ग्रुप से हुई हैं, यानी कि क्षेत्र से हुई हैं। तो कांग्रेस का अहिरवाल क्षेत्र पे ओबीसी सोसाइटी पे बहुत कम बड़ा योगदान रहा उनकी सीटें हासिल करने का, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा। अगर उसमें से वो कुछ सीटें जीत लेते तो ये भी बड़ा अहम बात होती। इसके साथ अशोक तंवर का जो एंट्री होना एक इलेक्शन से एक दिन पहले, और उससे पहले विजेंद्र सिंह का कुछ समय पे आना, ये एक सौभाग्य रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साबित हुए कांग्रेस के लिए। क्योंकि जो बात लास्ट टाइम पे नहीं हुई तो बात पहले कैसी हो सकती थी, तो उसमें उचाना कला से विजेंद्र सिंह हार गए, जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट ली, और वहीं जो अशोक तंवर का जो वोट बैंक है पूरे हरियाणा में, तो वो भी गलत साबित हुआ। तो समय पे एंट्री आना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये हो सकता है कि ये राजनेताओं का कुछ चलन है कि किस समय कहाँ बाजी पलटना है, उसको हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं, किसी सोच की पाबंदी हम लगा सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि राजनीति में जिसको ज़्यादा फ़ायदा जहाँ मिलता है वो वहाँ जाता है। जैसे कि अभी 3 जो निर्दलीय जो उम्मीदवार रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है, तो इसमें उन वोटरों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर करके उन निर्दलीय को चुनाव जितवाया। लेकिन उन 3 अन्य विधायकों का उन पे ज़रूर ऋण होगा कि उन्होंने वोट अपने बहुमूल्य वोट दिया और उनकी आशाओं पे वो खरे नहीं उतरे हैं उसके अनुसार। अब ये वक्त बताएगा कि वो कितना उस क्षेत्र का विकास करते हैं। तो यहाँ एक सबसे बड़ा माहौल एक कारण हो सकता है कि जो जाट और नॉन जाट का जो स्टेट में मुद्दा उछला है, इस बार सबसे ज़्यादा उछला है। क्योंकि 2 दिन पहले मैं कहीं से गुजर रहा था तो किसी एक नौजवान लड़के ने मुझसे कहा कि भाई अगर हुड्डा साहब आ जाते तो हमें नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते। कुछ अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच है लोगों की। तो यहाँ हम खुल के एक बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो बड़ा कैंपेन जो मुद्दा बना है, तो लोगों के कहीं वो भी जहन में हो सकता है। लेकिन जाट और नॉन जाट का जो मुद्दा है वो बड़ा हैवी रहा। कांग्रेस अगर आती, लोगों का ऐसा रुझान रहा कि कांग्रेस आती तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते, तो ओबीसी को उसमें क्या मिलता और वहीं उसमें एससी समाज को उसमें क्या मिलता। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में 13 बार जो 24 बार मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से 13 बार जाट समाज के लोग ही बने हैं। तो दूसरे समाज की जो भागीदारी है उसमें जनरल समाज में भी 10 जातियां हैं, और ए और बी जो बीसी समाज है, बीसी में 6 जातियां हैं और ए में 72 जातियां हैं और एससी में 35 से अधिक जातियां हैं। तो ये कुल मिला के 123 जातियां हैं। तो इसमें इन जातियों में कितना एक सोच होती है एक समय के साथ, राजनीतिक चेतना के साथ, कि वो अपना सीएम चाहते हैं। तो जाट और नॉन जाट का जो सीएम का मुद्दा जो बना है वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ है। क्योंकि एक तरफ यही सोचना था कि अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे रूप से बनते हैं, क्योंकि जब शैलजा जी ने
मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की, तो किस तरह से जाट समाज के लोगों ने, जो खासकर मैं तो कहूँगा हुड्डा ग्रुप के लोगों ने, उसमें दोनों ही टाइप के लोग शामिल थे, ही एनसी, तो उन्होंने कहा कि उनकी क्या औकात था कि वो सीएम बनेगी। तो अभी जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि सबसे बड़ा जो गुनहगार है हार का वो कुमारी शैलजा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें कुमारी शैलजा का कितना हाथ है एक अलग बात है, लेकिन उसमें 14, 19 और 24 में सबसे बड़े जो लीडर अपने आप को माना वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने माना, क्योंकि अगर राज्यसभा का चुनाव होगा तो दीपेंद्र हुड्डा ही जाएंगे, अगर लोकसभा का चुनाव होगा रोहतक से तो दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे, तो किसी दूसरे को वो टिकट दी जा सकती थी, लेकिन सीएम की जब बात आती है तो उन पे ही जाती है। तो ऐसा लोगों का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को लोगों ने तोड़ा और एक जाट सीएम ही होगा इस नैरेटिव को लोगों ने तोड़ा। तो इसके साथ एक बड़ा मुद्दा जब से रिजल्ट आया है, रुझान जो हैं उसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आए, एग्जिट पोल के आए, नो डाउट, लेकिन जो वोटिंग हुई उसमें जो देरी हुई वोटिंग में, काउंटिंग में, और उसके ईवीएम में जो ईवीएम मशीन जो है उसमें जो चार्जिंग का जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से, ऑफिसर्स से मिल के बातचीत की है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा परसेंटेज का है कि मशीन का जो परसेंटेज है बैटरी का कितना प्रतिशत रहा, कितना नहीं रहा, और जिसका रहा ज़्यादा रहा तो बीजेपी के पक्ष में रहा। तो ईवीएम पे जो संदेह है, जो धांधली है, वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम के बारे में जो संदेह है उसके संदर्भ में आपको वामन वेशराम को सुनना चाहिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है और उसका जो केस अभी चल रहा है उसमें जो वीपीएट देखते हो और उसमें जो पर्ची जो दिखती है वो वामन वेशराम के केस से ही संबंधित है, लेकिन ये भी संबंधित है कि उस पर्ची जो निकलती है, जो हमें दिखाई देती है कि हमने किसको वोट दिया है, तो उसकी काउंटिंग भी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो काउंटिंग नहीं करवाई है। तो उसके अगर काउंटिंग हो जाती है तो ईवीएम कोई भी चीज़ है तो वो संदेह के घेरे से अलग हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर तो ये जब मुद्दा 25 मई को वोट हुई, हरियाणा में हुई, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट को हुई, तो उससे पहले अगर आपको वीडियो देखना है ईवीएम के मुद्दे पे, चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने और पूरे देश भर में तमाम तरह के वीडियो आप देख सकते हैं, अखबारों में उनकी खबरें देख सकते हैं। तो ईवीएम का जो संदेह है कांग्रेस पार्टी का तब संदेह होता है जब वो चुनाव हारती है, और जब वो चुनाव जीतती है कहीं कहीं स्टेट में, और लोकसभा में जो विपक्ष मुख्य रूप से जो आई है 100 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो उनके लिए वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ईवीएम के संदेह पे सबसे पहले वामन वेशराम ने बोला है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और बामसेफ जो उनकी विंग है उनके अध्यक्ष हैं, और दूसरा बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीम ने बोला है, और तीसरा जो है बिहार से आवाज़ आई है, और चौथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और 5वें नंबर पर कांग्रेस ने बोला है। और इसके साथ जब भारतीय जनता पार्टी आम इलेक्शन में, यानी कि केंद्र में जब सरकार नहीं थी, तो उसमें उनके कुछ लीडर ने बोला है, तो इसमें आप संबंधित गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि किस किस ने इस संदर्भ में कहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका डिसीजन है कि हम अंधकार में, यानी कि बैलेट पेपर पे नहीं जा सकते हैं। ये उनकी एक कड़ी आलोचना की इस तरह की कि भाई इस टाइम में हम वहाँ पीछे नहीं जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नेक्स्ट मंथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन ख़त्म हो रहा है, यानी कि चुना जाना है राष्ट्रपति।
तो वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। कितना बड़ा देश है, 1776 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, और 1777 में पहली गवर्नमेंट आई डेमोक्रेटिक स्टार्ट हुई, और तब से लेकर 2024 से तक आज तक बैलेट पेपर से चुनाव होता है। नो डाउट हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन उसमें हमें ये समझना होगा कि उसमें 85 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को खाने के लिए अन्न दिया जाता है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और धन्ना सेठों की जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही है, और उनके लोन भी माफ़ होते जा रहे हैं। तो कमी जो है, अगर नुमाइंदे गलत रूप से चुने जाते हैं तो उनको किसी भी बात का डर नहीं होता है। अगर नुमाइंदे सही रूप से चुने जाते हैं तो उनको हारने का 100% डर होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ईवीएम के संदर्भ में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि क्यों इस पे क्वेश्चन होता है और क्यों इस पे क्वेश्चन नहीं होता है, और ये हमें खुद के विवेक पे छोड़ना चाहिए कि सही है या गलत है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर ईवीएम है तो उसका जो पेपर है, जो पेपर आता है, तो उसकी पेपर पे उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। पेपर अगर आपको संदेह भी है तो वो पेपर जो आता है जिस पे हमने वोट दी है, तो वो पेपर की काउंटिंग से जो कैंडिडेट है, असेंबली का जो कैंडिडेट है या पार्लियामेंट का जो कैंडिडेट हैं, तो वो संदेह उसकी काउंटिंग से वो निकल सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ कारण हैं जो भारतीय कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की इकाई है उनका जो हारने का जो कारण है, ये मेरे अनुसार है, आपके अनुसार कुछ दूसरे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही समझता हूँ कि ये मुख्य कारण हैं, या इसमें कुछ और कारण जोड़े जा सकते हैं या कुछ और कारण हटाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमें समझने होंगे, पार्टी को समझने होंगे, उनके लीडर को समझने होंगे। क्योंकि जब हम अपनी गलती पे आते हैं तो हम कितना मानते हैं कि मैं गलत हूँ। अगर जब कोई लीडर हो जाता है, जो बड़ा लीडर होता है, तो वो क्या मानता है कि मैं उसमें सही नहीं हूँ। तो ये अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि 3 बार की जो मुख्य पार्टी अगर चुनाव हारती है तो उसका कुछ न कुछ तो बड़ा ही रीज़न है, ये हमें समझना होगा। अगर इसकी तरफ अगर कोई सेकंड पॉलिटिकल पार्टी होती, इसमें इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन लीडर होती, या उसमें सब ज़्यादा सीटें उसकी होती, तो हम दूसरा मुद्दे कह सकते हैं। लेकिन इसमें तो 3 बार की रही हैं चीज़ें, तो हम इस संदर्भ में इतना ही डिस्कस करेंगे। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।